कहाँ से हैं? निशिराज ईरान। ओह हाउ शुंदी। टाइप ए टोटली तौर पर फ्री है, जिसको हम स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। टाइप ए में कौन से प्रोग्राम जो हैं वो फॉल करते हैं? गवर्नमेंट आपको 2500 तक जो है वो स्कॉलरशिप देती है, ये मास्टर बैचलर लेवल पे। ये उन कंट्रीज को अवेल है जो चाइना ने अब अपना प्रोजेक्ट शुरू किया बाय रोड वाला, ठीक है, जैसे सीपैक है पाकिस्तान Exactly. है। ये जो तमाम स्कॉलरशिप आपने बताई हैं, इनको पाकिस्तान में बैठा एक स्टूडेंट, मसलन मैं उनको अवेल करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं क्या करूँ? अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, को लाख से लेकर तकरीबन 3.5 लाख रुपए मंथ मिलना है कि आपको 500 मेल्स करनी पड़ती हैं। उसके लिए एक मुतय्यन टाइम है, किस टाइम में करना है, किस टाइम में नहीं करना, कौन सा टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कि आपने कहा कि एक स्पेसिफिक टाइम है, आपके नज़दीक वो स्पेसिफिक टाइम कौन सा है कि जिस टाइम में हमें ईमेल सेंड करनी चाहिए? अगर कैटेगरी ए बी वाला बंदा गवर्नमेंट से या यूनिवर्सिटी से स्टाइपेंड तो ले रहा है, क्या वो इसके साथ अपनी वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकता है? जब पकड़े जाते हैं तो कानून सख्त है सर, कानून के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चाइना का वर्क वीज़ा हासिल करने का प्रोसेस क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जगह जगह पे जो ऑनलाइन स्कैम्स फ्रॉड्स जो हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं? अब मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि ये जो कार्गो एजेंट है ये बिल्कुल ठीक है? ये जो 2 नंबरी हैं, मुझे ये बताएं कि इनसे कैसे बचा जाए? कि चाइना को यूरोप नहीं समझना। अगर आप किसी की लाइफ के अंदर दखल अंदाजी करते हैं तो फिर वो आपको उस मुल्क से बेदखल कर देते हैं। लड़की के जो माँ बाप है वो ये चीज़ देखते हैं, अगर आपके पास ये चीज़ है तो वो आपकी शादी अपनी लड़की से करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब और हाज़िर हूँ आज एक नए पॉडकास्ट के साथ। नाज़रीन, मेरी तरह अगर आप भी चाइना में पढ़ाई करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं या चाइना से पाकिस्तान में सामान मंगवाना चाहते हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल होने वाला है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज के मेरे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो बड़ी अहम शख्सियत है, इस वजह से कि वो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन मुकीम हैं चाइना में। वो वहाँ पे पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, कारोबार भी करते हैं और पाकिस्तानियों की मदद भी करते हैं। लेकिन कैसे, ये सब जानने के लिए हम उनके पास चलते हैं और उनका उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। मेरी मुराद जनाब मुजीबुर रहमान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप चूँकि चाइना से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे, तो आपकी तशरीफ़ आवरी का हमने फ़ायदा उठाया और इसी फ़ायदे को हमने सोचा कि मेरे साथ साथ जो हमारी 25 करोड़ आवाम है उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो ये है कि हमने अक्सर नारों में, सियासी उसमें जलसों में और हुकूमती लेवल पर यह सुना कि चाइना से हमारी जो दोस्ती है वो शहद से मीठी है, समंदर से गहरी है और हिमालय से ऊंची है। तो आप चूँकि इस वक्त चाइना में मुकीम हैं, तो आप ये बताएं कि अवामी सतह पर ये तासुर कैसा है? जी राना साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जी हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समुंदर से गहरी, बिल्कुल ऐसे ही चाइना में भी फेमस है। जब भी आप किसी चाइनीज़ से मिलते हैं तो वो पहला क्वेश्चन आपसे ये करता है कि आप कहाँ से हैं? निशिराज ईरान, ठीक है, आप कहाँ के हैं? और जब हम बताते हैं कि हम पाकिस्तान के हैं तो उसका जो पहला रिएक्शन आता है, ओह हाउ शुंदी, यानी हम अच्छे दोस्त हैं। और उनके वहाँ हमारे लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है, उसे कहते हैं पाथी। पाथी का मतलब है कि आयरन फ्रेंड्स या आयरन ब्रदर्स। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि वो बड़े खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है। लेकिन अगर आप कहें कि जिस तरह हम पाकिस्तानी ट्रीट करते हैं, तो सर पाकिस्तानी जिस तरह से मेहमान नवाज हैं, तो इस मेहमान नवाजी की जो मिसाल है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चाइनीज़ लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लोग प्रैक्टिकल हैं। जिस तरह से आप अपने आप को लेकर वो एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वो चीज़ फिर आपको वहाँ यानी कि मेहमान नवाजी में पाकिस्तान जो है वो दुनिया में आप कहते पाकिस्तानी की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन चाइना को अगर हम देखें तो चाइनीज़ उस लिहाज से मेहमान नवाज नहीं है। नहीं, वो प्रैक्टिकली है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लोग हैं वो। अच्छा मुजीब भाई, आप हमें ये बताएं कि आप कब से चाइना में मौजूद हैं, क्या वहाँ पे कर रहे हैं, और अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि कब से वहाँ पे मौजूद और क्या आपके सारे साहब, मैं 2023 से सितंबर में वहाँ पर गया था, चाइना में स्टडी वीज़े पर गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पर अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स जो है उसका डिप्लोमा किया और अपना वहाँ पर ऑनलाइन बिज़नेस के लिए और उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ मेरा रुझान चूँकि ज़्यादा था तो मैंने वो शुरू किया। अच्छा, मैं अपनी फैमिली में पहला बंदा हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं लॉयर बन जाऊँगा, और मैं अपनी फैमिली में वो बंदा हूँ जो कि बाहर गया हूँ। तो मैंने बहुत सारी वहाँ पर मुश्किलात फेस की हैं।
ठीक है, जब मैं यूनिवर्सिटी प्रोसेस में था तब भी, और जब मैं चाइना गया हूँ तब भी, यानी कि कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना साथ में किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने लोगों को गाइड करना, उसके साथ कंसल्टेंसी और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर काम जो है वो इन 2 सालों के दौरान मैंने किए भी हैं और कर भी रहा हूँ। ठीक। अच्छा मुजीब भाई, आपने जैसे ये बोला कि आप वहाँ पे पिछले के ऑलमोस्ट 23 सितंबर जी 2023, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट को 2.5 साल तो आपको हो चुके हैं। तो इन 2 सालों में आपने वहाँ पे कंसल्टेंसी का भी काम जो है वो शुरू किया, जो आपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे आपने गाइडलाइन दी, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको यूनिवर्सिटीज़ में आपने दाखिला भी लेके दिया। आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तानियों के लिए चाइना में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या मौक़े मौजूद हैं? आया कि चाइना में तालीम जो है वो कैसी है, फ्री है, स्कॉलरशिप है या सेल्फ फाइनेंस है? ये ज़रा हमें थोड़ा सा गाइड करें। चाइना में तालीम आसान है, मुश्किल नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये कि मौक़े वहाँ पर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पर 3 तरह की स्कॉलरशिप्स होती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए वो होती है कि जिसके अंदर आपको जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो फ्री होती है, आपकी जो हॉस्टल फ़ी है वो मुकम्मल फ्री होती है, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट वो आपको पे कर रही होती है, स्टाइपेंड देती है। टाइप बी वो होती है जिसके अंदर आपकी एजुकेशन फ्री होती है, आपका हॉस्टल फ्री होता है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी कुछ पे नहीं कर रही होती, स्टाइपेंड नहीं मिलता। टाइप सी वो होती है कि जिसके अंदर आप सेल्फ के अंदर चले जाते हैं। अब सेल्फ के अंदर भी 2 तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाता है। नंबर 1 ये कि आपकी एजुकेशन तो फ्री होती है, लेकिन आपको अपना हॉस्टल का जो वो रेंट है वो देना पड़ता है, उसके अलावा अपना सेल्फ खुद करना पड़ता है। सम टाइम आपको एजुकेशन फ्री होती है, सम टाइम आपको एजुकेशन फ्री नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसको मज़ीद हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि टाइप ए का आपने जिक्र किया कि जिसमें टोटली तौर पर फ्री है, जिसको हम स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। टाइप ए में कौन से प्रोग्राम जो हैं वो फॉल करते हैं? टाइप ए के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम फॉल करते हैं। इस टाइम जो सबसे फेमस है वो है CSC, ठीक है। CSC का क्या मतलब है? ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो बैचलर को भी मिलती है, मास्टर को भी मिलती है, PhD को भी मिलती है। अब इसके अंदर ये होता है कि आपको, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की फ़ी तो फ्री है, उसके साथ आपको हॉस्टल भी फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट आपको 2500 तक जो है वो स्कॉलरशिप देती है, ये मास्टर बैचलर लेवल पे। लेकिन अगर आप PhD पे जाते हैं तो ये 2500 टू अप टू 7000 RMB, नॉट इन PKR, ठीक है। यानी अगर मैं पाकिस्तानी में बात करूँ तो मिनिमम 1 लाख से लेकर तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए तक आपको गवर्नमेंट पे करती है, और वो आप उसको अवेल करते हैं, ठीक है। इसमें आपसे किसी किस्म के वो चार्जेस नहीं लेते, कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, हाँ जी, नहीं टाइप बी नहीं, टाइप ए के अंदर ही बात कर रहा हूँ स्कॉलरशिप की। ये फेमस तो CSC है, उसके अलावा बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये उन कंट्रीज़ को अवेल है जो चाइना ने अब अपना प्रोजेक्ट शुरू किया बाय रोड वाला, ठीक है, एग्जैक्टली। अब वो जो कंट्रीज उनके साथ लग रही है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वाली ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। इसमें मेडिकल के स्टूडेंट या साइंस रिलेटेड स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो वो होगी जो गवर्नमेंट दे रही है, इसके अलावा बेशुमार जो स्कॉलरशिप्स है वो अवेलेबल है। प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स वो अलग है, यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स वो अलग है, और अगर कोई और वहाँ पर डिफरेंट किस्म की और भी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको अवेलेबल होती हैं। एक चीज़ याद रखें, हमारे आवाम के माइंड में होता है कि जी खाली CSC के अंदर आपको 2500 या 3000 जो स्कॉलरशिप है वो मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको अगर प्रोविंशियल स्कॉलरशिप मिल जाए तो उसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती है, जिसके अंदर आपको अप टू 3000 स्कॉलरशिप मिल जाता है। और समटाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि वो भी आपको 3000 तक स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम में आप स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हुए। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करता चलूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका माइंड ये होता है कि यार अब चूँकि बाकी स्टूडेंट्स को मिल रहा है तो हमें भी किसी तरह से मिल जाए। तो बिल्कुल ऐसे हर किसी को वो नहीं दे देते, उसमें आपका मेरिट, आपका रिकॉर्ड जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं, आपकी कारकर्दगी अच्छी है, ये तमाम चीज़ें मिल के, ठीक है, मिला के फिर आपका जो है ना वो स्कॉलरशिप डिसाइड करती है। अच्छा मुझे ये बताएं चलते चलते कि ये जो तमाम स्कॉलरशिप आपने बताई हैं, इनको पाकिस्तान में बैठा एक स्टूडेंट, मसलन मैं हूँ, मैं उनको अवेल करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं क्या करूँ? सर सबसे पहले देखें, आपने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को जो है ना वो करना है, टारगेट करना है कि यार मैंने ये पढ़ना है। उसके बाद आप सबसे आसान जो काम है वो ये है कि इंटरनेट आजकल हर बंदे की दस्तरस में, AI का दौर है, बिल्कुल, ठीक है। आप चाइना के अंदर ये देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये ऑफर कर रही हैं,
आपने अपनी यूनिवर्सिटी टारगेट कर लेनी है। अब वहाँ पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनकी फैकल्टीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे उन प्रोफेसर्स की ईमेल्स भी लिखी होती हैं। आपने अपने स्कॉलरशिप्स की जो डेट्स हैं वो देख लेनी है कि जी स्कॉलरशिप कब ओपन हो रही है और कब एंड हो रही है। सबसे पहले तो आप अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, चूँकि जो गवर्नमेंट लेवल है, क्योंकि उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट देती है। वहाँ पर अप्लाई करने के साथ साथ आपने प्रोफेसर्स को मेल करनी है। वो आपने अपना एक पूरा मेल का फॉर्मेट होता है वो बना लेना है। मैं वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ की मालूमात देता रहता हूँ और इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस भी नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने अपना मेल बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोफेसर से रब्ता करना है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे ये गलती करते हैं 1 2 3 4 5 प्रोफेसर्स को मेल्स की और अब वेट करें जी हमें रिप्लाई आ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्कॉलरशिप हासिल करनी है, देखिए आपको लाख से लेकर तकरीबन 3.5 लाख रुपए मंथ मिलना है, तो ये ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। घर बैठे ही आपको बिल्कुल बिल्कुल। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको 500 मेल्स करनी पड़ती हैं, उसके लिए एक मुतय्यन टाइम है, किस टाइम में करना है, किस टाइम में नहीं करना, कौन सा टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका प्रोफेसर जो है वो फिर आपको रिप्लाई करता है और आपने ये बात भी माइंड में रखनी होती है कि आपकी जो मेल है वो 100% एक्यूरेट हो और प्रोफेशनल हो, तब जाके वो आपको रिप्लाई देते हैं। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक फर्दर प्रोसेस है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कोई गलती होगी तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रिजेक्ट हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है, तो आपके नज़दीक वो स्पेसिफिक टाइम कौन सा है कि जिस टाइम में हमें ईमेल सेंड करनी चाहिए? देखें, उसके लिए आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। किस चीज़ की? टाइम की। ओके। पाकिस्तान का टाइम जो है वो 3 घंटे का डिफरेंस है चाइना से। आगे है पीछे? आगे है। चाइना का जो टाइम है वो आगे है, पाकिस्तान का टाइम पीछे है, ठीक है। अब ऑफिशियल जो टाइमिंग है वो 8 बजे की है ऑफिस की, ठीक है। यानी कि पाकिस्तानी 5 बजे। पाकिस्तानी 5 बजे एग्जैक्टली, ठीक है। अब वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो टाइम के बड़े पाबंद है, यानी 8 बजे का मतलब है सुई पे सुई 8 बजे। सबसे इफेक्टिव टाइम ये है कि आप 4:30 बजे उठें, ठीक है, सुबह नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, उसके बाद आप अपने सिस्टम पे बैठें और रात को आपने जो वर्किंग की हुई है, आपने जो 100-150, चूँकि एक दिन में मेरा ख्याल आप 100-150 कर सकते हैं आराम से, वो 100-150 ईमेल्स निकालें और हर प्रोफेसर को आपने मेल करनी है, ठीक है, सुबह के 4:30 से 5 के दरमियान, ताकि जब प्रोफेसर अपना सिस्टम ऑन करे तो सबसे फ्रंट पर आपकी जो ईमेल है वो सामने पड़ी और वो देखें। एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि आया ये जो प्रोफेसर है ये अगर साइंस का है, बायोलॉजी का है, तो कहीं मैं इसको किसी और फील्ड की मेल तो नहीं कर रहा, केमिस्ट्री की तो नहीं कर रहा, आर्ट्स की तो नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। तो आपने रेलिवेंट प्रोफेसर को रेलिवेंट मेल करनी है, ये नहीं कि आपने एक ही मेल बना ली तो वो सबको कॉपी पेस्ट कर दी, ये भी इफेक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ जो है अगर आप करते हैं तो 1 महीना शायद आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, तो अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपका जो काम है वो हो जाता है। अच्छा, इसमें आप ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई स्टूडेंट आपसे रब्ता करता है, जैसे आप चूँकि कंसल्टेंसी दे भी रहे हैं, आप बच्चों को गाइड कर भी रहे हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपसे वो कांटेक्ट कैसे किया जाए। आपका जो कांटेक्ट नंबर है वो तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म जहाँ से आपके साथ रब्ता हो सके? देखिए, हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि हम हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडलाइन दें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको गाइडलाइन के थ्रू समझ नहीं आती, या उनसे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही होती है डॉक्यूमेंटेशन में या प्रोफेसर से रब्ता करने में या ईमेलिंग में, ठीक है। तो उसमें फिर यह है कि हम कहते हैं ठीक है आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। अब अगर हमसे रब्ता करना, सबसे पहले तो हमारे नंबर ऑन है, हमारे चाइना में भी ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में भी हमारे ऑफिसेज हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा नंबर 24/7 ओपन होता है। इन केस नहीं है, आजकल व्हाट्सअप का दौर है, आप हमसे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं, हमारे वीचैट पे रब्ता कर सकते हैं। अगर इस पे भी नहीं हो रहा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ईमेल आईडी जिन पे हम रब्ता कर सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अच्छा मुजीब भाई, आप ये बताएं कि वहाँ पे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी मिल गया, या अगर वो जैसे आपने बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में कहीं पे भी वो हासिल करने में कामयाब हो गया है, अब हमें ये बताएं कि स्टूडेंट लाइफ कैसी है वहाँ पे। और एक जो सबसे अहम बात है कि अगर कैटेगरी ए बी वाला बंदा गवर्नमेंट से या यूनिवर्सिटी से स्टाइपेंड तो ले रहा है, क्या वो इसके साथ अपनी वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकता है? अगर कर सकता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया राना साहब आपने। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि स्टूडेंट लाइफ बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान है। बाकी मुल्कों की निस्बत आपके ऊपर टैक्सेस नहीं है किसी किस्म के। आपको जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो मिल रहा है, आप उसको पूरा खुद खर्च कर सकते हैं। आप अगर घर से भी मंगवा रहे हैं तो वो आपका है। अगर मैं वहाँ पे ख़र्चे की बात करूँ, आप अगर अपनी कुकिंग खुद कर रहे हैं, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पे 2023 से अब तक रह रहा हूँ। अगर आप 3-4 दोस्त मिलकर कर रहे हैं तो आपका पाकिस्तानी 15,000 से ऊपर कुकिंग पे नहीं आ रहा पूरे महीने का। अगर आप सेल्फ पे कर रहे हैं और कुछ अच्छा खाना पका रहे हैं तो 30,000 रुपये आपके लिए इनफ, मोर देन इनफ है। यानी कि आपके पास अगर
45,000 अ मंथ है तो आप अपना ट्रैवल ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है वर्क की। पहली बात तो ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप पे हैं टाइप ए या टाइप बी पे, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपके ऊपर जो है ना स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा कर देती है। आपको 100% वहाँ पर अपनी जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट करनी पड़ती है, या आपको जो टास्क दिए जाते हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि टाइप ए बी में तो वो आप सारा खर्चा वो आप पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो आप पे कर रहे हैं। वो कहते हैं जी आप इसको जॉब समझ के करें, वो बाकायदा तौर पर ये कहते हैं। ओवरऑल चाइना में स्टूडेंट्स को जॉब ऑफिशियली अलाउ नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पर जॉब करना शुरू कर देते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो कानून सख्त है सर, कानून के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। वो आपको पकड़ते हैं, आपको डायरेक्ट डिपोर्ट कर देते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी अगर आप इजाज़त दें तो शेयर कर दूं, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं बिल्कुल, जो ये समझते हैं कि हम किसी भी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे और हमें बड़ी इजाज़त है, तो यही जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर करने के लिए आपको उठाया। ये नहीं, बहुत सारे कंसल्टेंट ये मिसगाइड करते हैं कि आप वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। ऐसा इजी नहीं है। चाइना में किसी भी किस्म की स्टूडेंट को जॉब अलाउ नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। इस तरह से हुआ कि 4 दोस्त यहाँ पे कराची के थे, वो गए हैं, वहाँ के एक शहर है ग्वांगचो, ठीक है, उर्दू में से ग्वांगजू बोला जाता है। वहाँ पर गए हैं, उन्होंने अपना एडमिशन लिया। उनमें जो एक दोस्त था वो पहले हमारे साथ ही होता था, वहाँ से छोड़ के उधर चला गया था। वो चूँकि जानता था चीज़ों को, थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती थी, उसने खुद भी जॉब की और 4 और दोस्तों को भी जॉब दिलवा दी। उनमें से जो एक शहजादा था उसने जॉब पे गया, पहले दिन सेल्फी ली और अपने मूवमेंट्स पे लगा दी। जिस तरह व्हाट्सएप पे स्टेटस लगता है, चाइना में वीचैट चलता है, उसने लगा दिया जी फर्स्ट डे एट जॉब। अब ये सीधा सीधा देखें, आपने यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर दिया, रूल तोड़ दिया आपने। एक तो इलीगल काम किया, ऊपर से आपने खुलेआम ये अनाउंसमेंट कर दी कि मैं जॉब पे हूँ। यूनिवर्सिटी ने जब ये देखा तो उनको बुलाया कि भाई ये आप क्या करें, एक आपने जॉब की, दूसरा आपने हमें चैलेंज किया कि देखें जी आपके कानून के खिलाफ जाके मैं कानून के खिलाफ जाके किया। उन्होंने पूछा कि आपके साथ और कौन कौन है, जितने बंदे इन्वॉल्व थे उन सबको उठाया, उनकी कंट्री वापस डिपोर्ट किया और उनकी जो फीसेस थी उनको वापस कर दी। अच्छा जी, तो फिर इसमें फिर हमें ये बताएं कि अगर स्टूडेंट तो फिर स्टाइपेंड के सर पे ही रहा। जी बिल्कुल, देखिए स्टाइपेंड इनफ है आपके पास। 3000 स्टाइपेंड जो है एक स्टूडेंट के लिए मोर देन इनफ है। मैंने आपको बताया कि आपका जो खर्चा वो पाकिस्तानी 45,000 अयाशी के साथ है, ठीक है। अयाशी का मतलब है बच्चे ने अच्छा खाया पिया, तो 45,000 का मतलब है चाइनीज 1200, दैट्स इनफ फॉर अ स्टूडेंट। तो उसके अंदर आप अपना आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ पे भी जा रहे हैं, जो बंदा सेल्फ पे जा रहा है इसका मतलब है कि उसका बैकएंड स्ट्रॉन्ग है, तो वो 40-45 हज़ार उसके लिए मायने नहीं रखता, तो वो कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब कमाना चाहता है तो वो फ्रीलांसिंग कर सकता है अपने रूम में बैठ के, वो बिजनेस कर सकता है, यानी कि ऑनलाइन इम्पोर्ट। एग्जैक्टली, मेरा यही अगला क्वेश्चन ये था कि अगर फर्ज करें कि उनके पास वो नहीं है, जॉब करने की परमिशन नहीं है, तो क्या वो वहाँ पे बैठ के छोटा मोटा काम कर सकता है, कारोबार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है? साहब मैं करता रहा हूँ, मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, ठीक है। देखें हमारे बच्चों के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हम सेल्फ लर्निंग नहीं करते। पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो, एक स्टूडेंट को हमेशा सेल्फ लर्नर होना चाहिए। आज हम कहते हैं कि जॉब्स नहीं आ रहा, साहब जॉब बेतहाशा, आपके पास हुनर नहीं है। आप डिग्री हाथ में पकड़ ले, आपको हुनर ना आता हो, आप मुझे बताएं कि आपको कौन जॉब पे रखेगा। तो हम वहाँ पे चाइना में जो मेन फोकस करते हैं वो इसी चीज़ पे करते हैं कि आपको सेल्फ लर्निंग सिखाए। मैंने आपको बताया मैं वहाँ पे ई कॉमर्स कर रहा था, आप यकीन माने हमें किताबों से इतना नहीं पढ़ाते थे जितना हमें प्रैक्टिकल करवाते रहे। तो ये सारा एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सेल्फ लर्निंग करके। मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज थे जो उसी यूनिवर्सिटी से सीख के उन्हीं के प्लेटफॉर्म से कमा रहे थे। तो हर बच्चा ये कर सकता है, जॉब लाजमी नहीं, आप बिजनेस करें। रसूलुल्लाह का फरमान क्या है? कौन सा कारोबार है जो एक स्टूडेंट वहाँ पे इजीली कर भी सकता है, उस पर कोई मसला भी नहीं है और उसकी वो रेंज में भी है और उसमें किसी किस्म का कोई मसला भी उसे नहीं है? सर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप अमेजोन, वॉलमार्ट, ठीक है, इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे भाई ये बताएं कि चूँकि आपको पता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है ये पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन जो एक ज़ुबान है वो समझी जाती है। तो पाकिस्तानी तो आपको पता है कि हम जैसे लोग जो हैं वो पंजाबी उर्दू भी हमारी रास्ते में ख़त्म हो जाती है, हमें पूरी नहीं आती है। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है चाइनीज़ लैंग्वेज को कैसे ये ख़त्म कैसे किया जाए और इसको सीखने का कोई आसान सा तरीका बताएं हमें। देखें लैंग्वेज बैरियर सिर्फ एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता है, या वो हमारी ज़ुबान सीख लें या हम उनकी ज़ुबान सीख लें। और वो तो हमारी सीख नहीं सकते, वो हमारी नहीं सीख सकते, उनकी ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। अब हमारे यहाँ पर मसला ये है कि हमने इंग्लिश को सब कुछ समझ लिया। हमारे माइंड में भी ये है कि पूरी दुनिया इंग्लिश बोलती है, पूरी दुनिया इंग्लिश नहीं बोलती। आप चाइना में जाएं, आप उनके डॉक्टर से भी बात करेंगे ना, वो आपके साथ चाइनीज़ में बात करेगा। उसको नहीं पता कि आप इंग्लिश में क्या बात कर रहे हैं, माँ सिवाय चाइना के 2-3 शहरों के
जो कि बहुत ही हाई लेवल पे, जिस तरह शंघाई है। आप शंघाई में जाएं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इंग्लिश आती है, वो आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाइना के बाकी शहरों में जाती हैं तो आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी, उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। दूसरी बात यह है कि वो लोग शाय बहुत हैं, ठीक है। वो फॉरेनर को देखते हैं, वो शाय हो जाते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो वो आपसे फिर बात करना ही पसंद नहीं करते अनटिल अनलेस कि आपको चाइनीज़ ना आए। और चाइनीज़ लैंग्वेज जिस तरह हम समझते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके पास माहौल होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, हम वहाँ पर गए, हमें 4-5 हमारे क्लास फेलोज मिल गए हैं, अब हमने अपने टोले के अंदर रहना है, हमने बाहर निकलना नहीं है, हमने लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करना, कम्युनिकेट नहीं करना। क्यों? हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। तो जब तक हम अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेंगे, हम बाहर लोगों से बात नहीं करेंगे। देखिए, आज गलत बोली, कल ठीक बोल लेंगे। तो जैसे आप सीखते जाएंगे, आप 6 महीने के अंदर इतनी अच्छी चाइनीज सीख सकते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ की कम्युनिकेशन कर सकें। अच्छा जी, और ये उसी सूरत मुमकिन है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, सीखें उनके साथ। और आप अगर चाइनीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो पहले आपको लैंग्वेज ही सिखाते हैं। अभी हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर है, आपको कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे कि उनकी लैंग्वेज बहुत परफेक्ट है, और कुछ ऐसे हैं जो 6-6 साल लगा के भी कुछ नहीं सीखते। तो हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सीखता है या नहीं सीखता। मुझे भाई स्टूडेंट लाइफ की तो बड़ी बात हो गई, और आप माशाल्लाह वर्क जो मामलात हैं, वीज़े हैं, उनको भी ख़ास तौर पे आप करते हैं, डील करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि चाइना का जो वर्क वीज़ा है वो कौन से उसमें डिपार्टमेंट मीन्स के कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात हैं, पाकिस्तानी इजीली उसको हासिल कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, चाइना का वर्क वीज़ा हासिल करने का प्रोसेस क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? राना साहब, वर्क वीज़ा जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। उसमें चाइना की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका बैचलर होना चाहिए। कुछ शहरों में उन्होंने अभी बैचलर की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है, लेकिन ओवरऑल चाइना में अभी भी बैचलर की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम जाते हैं यूरोप के अंदर या हम दुबई, इन जगहों पे जाते हैं मज़दूरी के लिए, आप वहाँ पे मज़दूरी पे नहीं जा सकते। आपने चाइना के अंदर अगर जॉब करनी है तो आप वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं। इस टाइम जो कॉमन जॉब्स अवेलेबल हैं चाइना के अंदर वो है ऑनलाइन मार्केटिंग की, ठीक है। वो आपको इजीली मिल जाती है अगर आपका बैचलर है। उसमें आपको लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं फेस करना पड़ता। दूसरे नंबर पर अगर आप टैलेंट हैं, ठीक है, टैलेंट से मुराद कि आप कोई साइंसदान हैं या आप कोई डॉक्टर हैं या कोई ख़ास आपके पास ऐसी वो है महारत है, एग्जैक्टली, हाँ। तो उसके बेस पे भी आप चाइना जा सकते हैं। और अगर आप टैलेंट के बेस पे जाते हैं तो आपकी कैटेगरी ही अलग हो जाती है। मसलन आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम गल्फ में या यूरोप में मजदूरी करने जाते हैं, हम चाइना में मजदूरी नहीं कर सकते आप बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि जो वर्क वीज़ा है ये जैसे गल्फ में या बाकी उसमें कंट्रीज़ में है कि आपको एक आज़ाद वीज़ा मिल जाता है, इंडिपेंडेंट, आप जाएं, काम करें और ख़त्म, जो अपना कमाएं रहें, जो मर्जी करें। चाइना में भी ऐसी सूरत हाल है या चाइना जो है वो स्ट्रिक्टली आपको भी, इसका मतलब है जो आपकी बातों से मैं समझाऊं कि चाइना में वर्क वीज़ा उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आपको जॉब ऑफ़र हो चुकी है। एग्जैक्टली, देखें उनके वर्क वीज़े की रिक्वायरमेंट ही ऑफ़र लेटर है। अगर आपके पास ऑफ़र लेटर है देन आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपका वीज़ा लगता है। दूसरी बात, अगर आपने जॉब स्विच करनी है तो आपका वीज़ा भी दोबारा अप्लाई होगा और आपको कंट्री भी छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आप चाइना के अंदर रह के तो नहीं आप कर सकते। नहीं, आप कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस है उसके अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने जॉब स्विच करनी है, आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे नई कंपनी के लिए, और आपके जिस सिटी में जॉब है आप वहीं पे जॉब करेंगे, आप किसी और सिटी में जॉब नहीं कर सकते। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। इसके अलावा अगर आप बिजनेस की तरफ जाते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि जी मुझे अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, देन भी आप वहाँ पे अपनी जब कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको अपनी कंपनी से अपने लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है, जैसे आपने कहा कि कंपनी जो है वो वहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी, तो जब कंपनी बनानी है तो फिर चाइना के अंदर हमें जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट क्या है उसका? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा यहाँ से जाए, वहाँ जाके एम ही कंपनी रजिस्टर्ड करवा ले, जब तक उनके कोई टैक्सेस पे नहीं करेगा, कुछ चीज़ें नहीं करेगा, तो इसका क्या प्रोसेस है? लेकिन प्रोसेस उसमें ये है कि सबसे पहले वो आपसे जो डिग्री रिक्वायर्ड करते हैं बैचलर की, ठीक है, उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने जो बिज़नेस है वो कौन सा करना है। ये भी माइंड में रखना ज़रूरी है कि आप जिस बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड वो रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, आपने वही बिज़नेस करना, आपने कोई और नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ऊपर कंपनी के टैक्सेस लगते हैं, आपके ऊपर एम्प्लॉय के टैक्सेस लगते हैं, जो तकरीबन कोई पाकिस्तानी आप कह सकते हैं कि 60,000 के राउंड अबाउट है, 60 से 70,000 PKR के राउंड अबाउट है, जो आपने मंथली पे करने हैं टैक्सेस, ठीक है। ये एम्प्लॉय के वो टैक्सेस है, कंपनी के जो टैक्सेस हैं वो इसके अलावा होते हैं, तो वो एक इजी प्रोसेस नहीं है। और कंपनी सब वही शख्स वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाता है जिसका एक बिजनेस हो चाइना के अंदर, या वो बड़े लेवल पे काम कर रहा हो या करना चाहता हो, तो देन आप जो है कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक पाकिस्तानी है, वो चाइना से
आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया में उनकी आइटम्स जो हैं वो फैली हुई हैं, और इवन दैट हम ये कहें कि पाकिस्तान की भी मार्केटें भरी हुई हैं, तो ये गलत नहीं है। आप ये बताएं कि चाइना से अगर कोई सामान इंडिविजुअल एक पर्सन जो है वो कोई चाइनीज़ आइटम मंगवाना चाहता है, यहाँ पे कारोबार करना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम मंगवा सकते हैं? सर बहुत आसान है। आपने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को हंट करना है। आपका प्रोडक्ट क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उस बंदे से जो कंसर्न पर्सन है उससे रब्ता करना है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, वो आपको कोटेशन देगा। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं, और पेमेंट के बाद आपने अपना जो एजेंट है, कार्गो एजेंट है, वो खुद तलाश करना है। आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बाई सी की भी कर रहे हैं, बाई एयर की भी कर रहे हैं, और बाई रोड की भी कर रहे हैं। तीनों सर्विसेज इस टाइम चल रही हैं। अब तो बाई रोड पहले साल में 3 महीने बंद होता था, वो बंद भी नहीं होता, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि बाई सी के अंदर भी बहुत सारी इस्लाहात हो गई हैं, तो अब जो है वो काम थोड़ा स्मूथली चल पड़ा है। तो आप अपने एजेंट के थ्रू जो है वो सामान मंगवा सकते हैं। मैं इंडिविजुअली डायरेक्ट नहीं मंगवा सकता? आप मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको जाहिर सी बात है, देखिए मंगवाने के लिए आपको कार्गो एजेंट तो चाहिए जो आपका टैक्स क्लियर करेगा, जो आपके सामान को स्मूथली चाइना से पाकिस्तान तक आपके डोर स्टेप तक पहुंचाएगा। ठीक है, अगर तो आप खुद वो करवाना चाहते हैं, टैक्स क्लियर करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंटेनर एक पूरा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि यार नहीं, मुझे चाइना से 1-2 प्रोडक्ट मंगवानी है और मुझे सेल करनी है, तो मैं कभी भी ये रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि यार आप 1-2 प्रोडक्ट मंगवा के सेल करें। आप कम से कम जो है बल्क क्वांटिटी उसको मंगवाएं, तभी वो आपको फ़ायदा देगी। वरना आपको जो है कभी भी ये फ़ायदा नहीं देगी कि आपने 5 केजी 10 केजी से जो है ना सामान मंगवा के वो आपने सेल करना है। देखें, आप 5 केजी सामान खरीद रहे हैं और एक बंदा 5 कंटेनर खरीद रहा है, क्या आपको लगता है कि प्राइसेस सेम होंगी? कभी भी सेम नहीं होंगी। एक तो प्राइसेस वहाँ पे सेम नहीं होगी, दूसरा जो आपके ऊपर कार्गो चार्जेस पड़ेंगे, फिर यहाँ पे आके टैक्सेस जो पड़ेंगे, उसके बाद जब आप शॉप पे रखेंगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अच्छा, ये बताएं मुजीब भाई कि आपने ये जैसे जिक्र किया कि आपको एक जो आपका कस्टम का जो कार्गो एजेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये पता है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जगह जगह पे जो ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड्स जो हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं। अब मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि ये जो कार्गो एजेंट है ये बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्टली मेरा जो सामान है, जाहिर सी बात है मैंने पेमेंट तो डायरेक्टली कंपनी को करनी है, वो तो उसका तो इशू नहीं है, लेकिन सामान तो कार्गो एजेंट के ज़रिए आना है ना, वो लेके गायब हो सकता है, वो कोई गलत बयानी मेरे साथ कर सकता है। तो ये जो स्कैम है, ये जो 2 नंबर के हैं, मुझे ये बताएं कि इनसे कैसे बचा जाए। राना साहब, कार्गो एजेंट से पहले हम कंपनी की बात करते हैं। कार्गो एजेंट जो है वो आपको धोखा दे ना दे, सबसे ज़्यादा जो लोगों के साथ स्कैम होता है वो होता है वहाँ पर कंपनी के थ्रू। हमारे लोग क्या करते हैं, मैं हमारे लोगों से सब पाकिस्तानी मुराद नहीं है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। कोई हमारे नाज़रीन में से ये ना समझे कि सब पाकिस्तानियों को टारगेट करें। हम 4 पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। हमने अली बाबा से प्रोडक्ट सोर्स किया। अब हमने क्या किया कि 4 पैसे बचाने के लिए कि अली बाबा को हमें टैक्स ना देना पड़े, उनको कमीशन ना देना पड़े, हम एजेंट से हो जाते हैं डायरेक्ट। एजेंट ने आपको सामान दिखाया और सस्ते में दिखाया। देखिए, एक ये माइक है, इसकी कीमत है 50 रुपये और एजेंट आपको ऑफर कर रहा है 10 रुपये। पॉसिबल ही नहीं है ना। या तो वो 45 ऑफर करे तो भी समझ आएगी, 40 भी करे तो 40 भी करेगा तो समझ आ जाएगी। 40 से 55 के दरमियान अगर करे, आप समझिए बंदा ऑथेंटिक है। लेकिन अगर आपको वो कह रहा है मैं 10 में दूंगा, पॉसिबल नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं कि लालच में आ जाते हैं, उससे डील कर लेते हैं। और चाइना का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको पेमेंट पूरी करनी पड़ती है तब आपका सामान आता है। अब एजेंट क्या करता है, आपसे पैसे ले लेता है और गायब हो जाता है, कंपनी को देता नहीं है, कंपनी का बंदा ही नहीं होता वो। ओके, देखिए, आपको मैंने प्राइवेट हायर कर लिया, अब मुझे क्या पता आप कौन है। मैंने आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे नहीं दिए। यहाँ पे क्या हो गया, स्कैम हो गया। अब लोग रोते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। ठीक है, हमारे सब पाकिस्तानियों के साथ नहीं, इंडियंस के साथ और बहुत सारे गोरों के साथ, क्योंकि अलीबाबा पे दुनिया की हर चीज़ बिकती है। इवन बड़ी बड़ी गाड़ियों के उनके साथ फ्रॉड हो चुके हैं। लोग क्या करते हैं, चाइनीज़, सारे चाइनीज़ नहीं, चाइनीज़ बहुत अच्छे लोग हैं और ईमानदार लोग हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने फेक डॉक्यूमेंटेशन बनवा लेते हैं और वो दिखाते हैं। अगला बंदा जो नया है, जिसको प्रोसेस का नहीं पता, चीज़ों का नहीं पता, वो समझता है कि शायद ये हाँ जी, ये ऑथेंटिक, और वो पैसे लगवा देता है। डॉलर्स में लगवाए या RMB में लगवाए, वो जैसे भी लगवाए, और पीछे से बंदा जो है वो गायब हो जाता है। इसके लिए प्रॉपर आपको ये चीज़ सीखनी पड़ती है कि यार जब मैं प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने बंदे को वेरीफाई कैसे करना है। कैसे करना है वेरीफाई, बताइए। देखिए, वेरीफाई करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने अलीबाबा से सामान लिया है तो आप उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। दूसरी बात, अगर आपने चाइना से किसी भी सप्लायर को आपने हंट किया है तो आपने सबसे पहले उसके साथ अपनी कम्युनिकेशन कंप्लीट करनी है, उससे उसकी आइडेंटिटी लेनी है।
अब आइडेंटिटी सिर्फ ये नहीं है कि उसने आपको अपना एक सर्टिफिकेट दे दिया और आपने उसको मान लिया, उसका बिजनेस कार्ड होता है। फिर वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, आप उससे कहें जी मुझे आपको वीडियो कॉल पे लेना है। मैंने एक सप्लायर से बात की, मैंने कहा जी मैंने मशीनें लेनी है, और मशीनें काफ़ी महंगी थी। तो उससे बात हो गई, सब कुछ तय हो गया। उससे मैंने 2 चीज़ें की, मैं कहा हो सकता है मैं फिजिकली वहाँ पे खुद आऊँ, क्योंकि मैं चाइना में मौजूद था, मेरे लिए मसला नहीं था, या हो सकता है मैं आपको वीडियो कॉल करूँ, ठीक है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। मैंने उसको जो 20% अमाउंट फर्स्ट देते हैं सामान तैयार करने के लिए वो दी, और देने के बाद मैंने उससे कहा कि आप सामान तैयार कर लें। जब सामान तैयार हो गया तो मैंने उससे कहा कि जी आप ऐसा करें कि आप मुझे वीडियो कॉल करें और मुझे वो सारा सामान दिखाएं। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन वीडियो कॉल से पहले उसने कहा देखिए मुझे लैंग्वेज नहीं आती। मैंने कहा मसला नहीं है, जिस तरह आपको लैंग्वेज नहीं आती मुझे भी नहीं आती, हम इशारों से बातें कर लेंगे, थोड़ी बहुत मुझे आती थी, ये नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग रेस थे। तो उससे मैंने वीडियो कॉल पे लिया, उसकी फैक्ट्री साथी उसने मुझे विजिट करवाई, उसने अपना आइडेंटिटी मुझे लाइव दिखाया, जिस कंपनी का मैं लोगो देख रहा था, जिसको मैंने ऑर्डर किया था, वो सारी चीज़ें मैंने कंफर्म की, ठीक है, उनके मैनेजर से बात की। उसके बाद मैंने उसको बाकी की पेमेंट की, और पेमेंट के बाद फिर मैंने अपने जो सामान है वो वेरीफाई करवा के अपने कार्गो एजेंट को दिया। अब आ जाते हैं कार्गो एजेंट के ऊपर। देखिए कार्गो एजेंट जो है वो आपका चूँकि पाकिस्तानी होता है, आप उससे लाइव बात कर सकते हैं, आप उससे मामला तय कर सकते हैं। अब यहाँ पे कार्गो के अंदर, सॉरी ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चूँकि इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। लोगों के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पेमेंट्स डूब गई होंगी, जिनके साथ फ्रॉड हो गया होगा, तो ये जानना बड़ा जरूरी है। राना साहब देखें, लोगों के 2-2 साल हो गए, माल क्लियर नहीं हुए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि माल क्यों क्लियर नहीं होते। हमारा जो एजेंट होता है वो क्या करता है कि वो आपसे तय कर लेता है, फॉर एग्जांपल 22 का माल है, वो आपको कहता है मैं 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये केजी लूँगा विद कस्टम क्लियरेंस, ठीक है, पर केजी के हिसाब से आपके उसके साथ डील होगी। अब यहाँ पर कार्गो वाले क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो लेकर आए हैं टीवी, कंटेनर लेकर आ गए हैं टीवी का, और उन्होंने पीछे शो करवाया स्क्रैप आया है। अब जब वो कस्टम वाले पकड़ते हैं तो वो इंक्वायरी में चली जाती है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में जब इंक्वायरी चलती है तो वो फिर लंबी चलती है, वो फिर क्लियर नहीं होती। तो हमेशा आपका जो कार्गो एजेंट है वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है, ट्रस्टेड होना चाहिए। आप 2-4 पैसे ज़्यादा दे दें, ठीक है, लेकिन बंदा वो लें कि जिसका आप उसके रिव्यू ले लें कि यार ये बंदा कितनी देर में सामान भिजवा रहा है। पाकिस्तान में जो 22 का सामान आ रहा है वो आ रहा है 45 से लेके 60 दिनों के अंदर, वेरीफाइड जो लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बाय रोड का जो सामान है वो 1 महीने के अंदर आ रहा है, 20 दिन से लेके 1 महीने के अंदर, ठीक है, ये बात सारे नोट कर लें। उसके अलावा जो बायर का सामान है वो 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर आपके डोर स्टेप के अंदर सामान पहुंचा होता है। आप 4 पैसे बचाने के लिए आप किसी सस्ते एजेंट को सामान दे देते हैं। हाँ। अब वो क्या होता है कि एजेंट लेके नहीं भागता, एजेंट कार्गो एजेंट जो है वो कभी भी आपका सामान नहीं लेके भागता, लेकिन वो 2 नंबरी कर जाता है डॉक्यूमेंटेशन में, वो डॉक्यूमेंटेशन में 2 नंबरी कहता है और आपका सामान फंस जाता है। अब वो ये उसकी बला नहीं है, वो कभी भी आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करता। अब चूंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई केस कुछ भी नहीं कर सकते, और वो आपका जवाबदे भी नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सर इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि आपका जो बंदा है वो वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब जो काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करे। मुझे ये बताएं चलते चलते कि चूँकि स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि चाइना में जा रहे हैं, कारोबार करने के लिए भी लोग जा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बैठ के वहाँ से सामान मंगवा भी रहे हैं। आप ये बताएं कि अगर स्टूडेंट को ही हम ले लें, स्टूडेंट चाइना में जाए, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे या जितनी देर उसने चाइना में रहना है, वो कौन सा एक ऐसा काम है जो अपने माइंड में बिठा ले कि ये मुझे नहीं करना इधर यहाँ पे? राना साहब देखें, चाइना में जब आप जाते हैं ना, सबसे अहम चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि चाइना को यूरोप नहीं समझना। हमारे लोग समझते हैं हर सेंस में। मसलन मतलब ये कि चाइना एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन इतना भी आज़ाद नहीं है कि जितना लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है। लोगों के डिपोर्टेशन की एक ये भी बड़ी वजह होती है, वहाँ पर इतनी आज़ादी, जितनी आज़ादी है उतनी ही सिक्योरिटी जो है ना वो सख्त है। यानी कि वो आपको आज़ादी देता है, आप जिस तरह से चाहें वहाँ पर घूमे फिरे, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन अगर आप किसी की लाइफ के अंदर दखल अंदाजी करते हैं तो फिर वो आपको उस मुल्क से बेदखल कर देते हैं। अच्छा, यानी कि अक्सर हमने जैसे देखा कि यूरोप में कुछ लोग जो टूरिस्ट हैं या कुछ रहने वाले वो जाते हैं, वो सिंपली जनाब कोई लड़कियां हैं, गोरियां हैं, उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ सेल्फीज़ बनाना शुरू कर देते हैं या कोई हुटिंग करते हैं। अगर इस तरह की कोई हरकत जो है वो चाइना में होती है, उसका क्या आउटकम? देखें, अगर तो आपके ऊपर कंप्लेन हो गई, ठीक है, कि इस बंदे ने मुझे हरास किया और आपके ऊपर प्रूफ हो गया, जो कि 100% हो जाता है। चाइना बहुत सिक्योर कंट्री है, ठीक है, तो उनकी सज़ाएं बहुत सख्त हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर तो उन्होंने आपको पकड़ लिया किसी गलत काम में, ठीक है, हरासमेंट के किसी गलत काम में पकड़ लिया, तो आपके लॉयर तक को आपको मिलने की इजाज़त नहीं होगी, वो ऐसे आपको गायब कर देंगे। अच्छा जी, आपका लॉयर भी आपसे फिर नहीं मिल सकता, फिर आपको ढूंढते रहेंगे,
फिर वो अंदर जो आपको खिलाएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा, पहली चीज़। दूसरे नंबर पर अगर वो ये नहीं करते तो आपको मुल्क से हमेशा के लिए बेदखल कर देते हैं, हम दोबारा पे उस कंट्री के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, और ऐसे कई केसेस हमारे सामने हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आपने वहाँ पर किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना। वहाँ पर देखिए इतना सेफ कंट्री है, मेरा रूम जो है वो आज भी अनलॉक है। मैं पाकिस्तान आया हूँ, मेरा रूम लॉक नहीं है, और मुझे ये 100% इत्मीनान है कि मेरे कमरे के अंदर कोई जाएगा नहीं, कोई चीज़ वहाँ से उठाएगा नहीं। लोगों की बाइक्स वहाँ पर अनलॉक खड़ी होती है, चाबियाँ अंदर लगी हुई होती है, लोगों के मोबाइल बाहर पड़े होते हैं। इवन मैं एक दफ़ा मार्केट गया, देखें गुर्बत की तो वो रेशो हर जगह पे होती है कहीं ना कहीं। मैंने वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं देखे, 1-2 लोग देखे जो सड़क पे सो रहे थे, उनके एंड्रॉयड मोबाइल उनके सामने पड़े हुए हैं और कोई उसको टच नहीं, किसी की जरूरत नहीं है कि वो उठा के ले नहीं नहीं। और अगर जरूरत करे भी और वो पकड़ा जाए तो फिर उसके साथ वो हशर होता है कि जो कोई नहीं सोच सकता। वहाँ पर आपने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको सख्त किस्म के जो है जुर्माने देने पड़ते हैं। जी, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो वहाँ पर जाके आपने। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जी, कि आपको पता है कि चूँकि मुल्क हमारा दोस्त है और ये हम वो लोग हैं कि जो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, तो अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पे शादी करना चाहे किसी चाइनीज़ लड़की के साथ, तो क्या उसका प्रोसेस है? क्या चाइना ये अलाउ करता है वहाँ पे रहते हुए कि आप? चाइना बिल्कुल आपको अलाउ करता है, आप अपनी दोस्ती को 100% रिश्तेदारी में तब्दील कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये नाम पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट आपके यूनियन कौंसिल से तस्दीकशुदा, नादरा से तस्दीकशुदा, आपका जो वजारत ख़ारजा है, ठीक है, मूफा मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर, वहाँ से तस्दीकशुदा वो चाहिए होता है। अच्छा, आप मैरिड नहीं है। ये वहाँ पे चाइना के अंदर ये कंडीशन है, एक कंडीशन है। ठीक है, वो पहले आपकी ये रिक्वायरमेंट करते हैं। दूसरी बात ये है कि चाइना में अगर तो आप लव मैरिज कर लें और लड़की खुद राज़ी हो जाए फिर तो ठीक है, आपके लिए इतनी ज़्यादा शर्तें नहीं है। लेकिन चाइना के अंदर चूँकि कल्चर हर जगह का अपना होता है और कल्चर को हम कभी भी अनवैलिड नहीं कह सकते क्योंकि वो उनके लोगों का रस्म रिवाज है। तो वहाँ पे अगर आपने शादी करनी है तो आपके पास गालिबन 1 या 2 लाख RMB, ठीक है, RMB जो चाइनीज़ की करेंसी है, जो पाकिस्तानी 40 से 80 लाख रुपए बनती है, वो होना चाहिए। आपके पास अपना घर या फ्लैट होना चाहिए जो आपका ज़ाती हो, और आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। लड़की के जो माँ बाप है वो ये चीज़ देखते हैं, अगर आपके पास ये चीज़ है तो वो आपकी शादी अपनी लड़की से करवा देते हैं। लेकिन अब तक जितने भी पाकिस्तानियों ने वहाँ पे शादी की है, ज़्यादातर जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो फैमिली सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है वो चाइना के अंदर नहीं है। वो लोग, मैंने आपको बताया कि बहुत प्रैक्टिकल है। मर्द अपनी लाइफ में बिजी है, औरत अपनी लाइफ में बिजी है। जिस तरह मर्द अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है, औरत उससे डबल अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ की औरतें तलाक लेने को बुरा नहीं समझती। वहाँ पे मतलब अगर आपका थोड़ी सी अनबन हो गई तो औरत आपसे तलाक लेके साइड पे हो जाती है, फिर आप अपने रास्ते और औरत अपने रास्ते। बहुत सारे लोग इस लालच में शादी करते हैं कि यार हमें वहाँ की PR मिल जाएगी। आपको PR ज़रूर मिलती है, लेकिन जिस दिन आपकी शादी टूट गई आप जो है ना दोबारा से अपने PR आपकी ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ नहीं होती। तो इन चीज़ों को बड़ा जो है ना मैटर किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मुजीब भाई, बड़े इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने हमारे साथ शेयर की है। नाज़रीन, स्टूडेंट लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या कारोबारी ज़िंदगी हो, ये तमाम जो तफसीलात थी ये मुजीब भाई ने आज हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इनको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें। मज़ीद चाइना के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।